हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। और हम लोगों ने जो अकाउंटेंसी का जो पार्ट हम लोगों ने शुरू किया था उसमें हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में कुछ थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग देखा था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सारी चीजें पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप लोगों ने शायद 11 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो कॉमर्स स्टूडेंट है। ठीक है। और जो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है तो उनके लिए शायद ये पहली बार होगा। अब शायद आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, फिर भी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हमारा आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का जो टॉपिक का नाम है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वर्शन। अब ये होता क्या है, ये तीनों में क्या फर्क है, कंसेप्ट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, कन्वर्शन किसको बोलते हैं, चलिए देखते हैं। उसके पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं कि हम लोग ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ने क्या क्या वाले। देखिए, सबसे पहला है आपका एंटिटी कंसेप्ट, जिसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन, डुअल एस्पेक्ट, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, कन्वर्शन। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने ना क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, शायद। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना याद है कितना नहीं है, पर जिनको याद है अच्छी बात है और जिनको याद नहीं है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने के पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि यार अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट का जो मतलब है ना, यहाँ पे कंसेप्ट का मतलब होता है आइडिया। ये ध्यान में रखना, आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। करेक्ट। देखिए, accounting concept defined as the accounting assumption on the basis of which financial statement of business entity are prepared। अब सबसे पहले assumption देखो, accounting concept defined as accounting assumption। ठीक है, किसी भी चीज को assume करके चलना। ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है आप लोगों को पता है, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सबको बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट का काम पड़ता है बिजनेस एंटिटी को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर करना मतलब बनाने के लिए। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट को ही अकाउंटिंग आइडिया भी बोलते हैं। यहां पे देखिए, द कंसेप्ट मींस आइडिया, ठीक है, विच हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या, एक ऐसी आइडिया जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, मतलब हर जगह पे वो सेम चीज यूज किया जा रहा हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब यहां पे सिंपल ध्यान में रखना बच्चों, प्रिंसिपल का जो मतलब होता है वो होता है रूल। क्या मतलब होता है, रूल्स। ठीक है, देखो यहां पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन कॉमनली एसोसिएटेड विद थ्योरी एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सर्विसिंग एज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट प्रैक्टिस, गाइड, फलाना टिमकाना, बहुत सारी चीजें लिखी है। सिंपल अगर शब्दों में बताया जाए तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग रूल। अभी अकाउंटिंग रूल कैसे होने चाहिए, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कंडीशन क्या है, अकाउंटिंग के रूल कैसे होने चाहिए। सबसे पहला है, दे शुड बेस ऑन रियल अजम्पशन, कि भैया रियल अजम्पशन के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया कोई भी चीज फेक, नहीं, रियल अजम्पशन के बेसिस पे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल होना चाहिए। नेक्स्ट है सिंपल, अकाउंटिंग के जो रूल्स है वो कैसा होना चाहिए, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, मतलब भैया सिंपल होना चाहिए और हर किसी को समझ में आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, दे मस्ट बी फॉलो अ कंसिस्टेंसी, अगर कोई प्रिंसिपल रूल यूज कर रहा है तो वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया इस साल यूज किया रूल अगले साल नहीं किया, ऐसा नहीं। नेक्स्ट, इट शुड एबल टू रिफ्लेक्ट अ फ्यूचर प्रिडिक्शन। ठीक है, कि भैया ये जो रूल्स है ये इसके वजह से आप एबल हो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में कि फ्यूचर में क्या चीजें होंगे। और लास्ट लिखा है, इट शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर यूजर। अब यहां पे यूजर का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते, जैसे बैलेंस शीट को यूज करते, लाइक इन्वेस्टर हो गया, लाइक क्रेडिटर है, डेटर है, गवर्नमेंट है, इन सबको यहां पे बोला जाता है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को कंसेप्ट और प्रिंसिपल में फर्क समझा हो। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, आइडिया, प्रिंसिपल क्या है, रूल।
अब नेक्स्ट है कन्वर्शन। देखिए, कन्वर्शन मीन्स इमर्जन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब कन्वर्शन में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे अकाउंटिंग बॉडी, ठीक है, ऑफ वर्ल्ड में चेंज एनी कन्वर्शन टू इंप्रूव अ क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहली बात, अकाउंटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है सर? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, ठीक है, उन्होंने कुछ अकाउंटिंग के रूल्स बनाए हैं जिसको बेसिकली बोला जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ोगे और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आप लोगों को थियरी में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज होता है इंडिया में और वैसा ही एक है IFRS। ठीक है, ठीक है, ये कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, जो यूज किया जाता है, ठीक है, अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किया जाता है इंडिया में, IFRS मोस्टली इंटरनेशनल बॉडी यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें लिखा है कि अकाउंटिंग बॉडी जो है, जैसे ICAI एक एग्जांपल लिखे चलते, ठीक है, वो अपने अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज कर सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई प्रिंसिपल बनाए तो वो सेम रहे, उसमें वो चेंजेस ला सकती है और इसी को यहाँ पे बोला जाता है अकाउंटिंग कन्वर्शन। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, कि भैया अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वर्शन क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी, अब एंटिटी कंसेप्ट अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, तो बाय वे ऑफ डेफिनेशन क्या लिखा है सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को सिंपल इसमें बता देता हूं। ठीक है, एंटिटी कंसेप्ट स्टेट दैट बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट आइडेंटिटी पार्ट फ्रॉम ओनर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट आइडेंटिटी पार्ट फ्रॉम ओनर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग कंसीडर करो। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए, मान लो ये एक पर्सन है और उसका है बिजनेस। ठीक है, पर्सन का नाम हम लोग बोलते हैं रतन टाटा, क्योंकि सबको पता है, और रतन टाटा का जो बिजनेस है उनका नाम है टाटा लिमिटेड या टाटा मोटर्स, पकड़ के चलते टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा मोटर्स। अब रतन टाटा जो है वो है ओनर और ये जो है टाटा मोटर्स ये है उनका बिजनेस। बिजनेस को कई बार फर्म भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, बिजनेस। अब रतन टाटा जो है वो है नेचुरल पर्सन और उनका जो बिजनेस है ये है आर्टिफिशियल पर्सन। तो एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये जो दो पर्सन है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, इन दोनों को नहीं क्या आप अलग अलग ट्रीट करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भैया बिजनेस और ओनर को एक ही मानते हैं, बट ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भैया बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज अ टू सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब दोनों को आप अलग अलग कंसीडर करो। यहां पे वही चीजें लिखी है, देखो, बिजनेस एंटरप्राइजेस इज अ सेपरेट आइडेंटिटी पार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है, ये समझ में आ रहा? ठीक है, आगे क्या लिखा है देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन, देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन अ बिजनेस बुक और ओनर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ पर्सनल बुक। बिजनेस का ट्रांजेक्शन बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करो और ओनर के ट्रांजेक्शन उसके पर्सनल में। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझाता, बैंक में आप लोग जब अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं, वैसे तो बहुत टाइप के अकाउंट होते हैं पर बेसिकली दो मेन अकाउंट है, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। अब ध्यान में रखना, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब अपना बैंक में अकाउंट ओपन करेगा तो उसके नाम से अकाउंट ओपन होगा सेविंग अकाउंट, मतलब उसके जो भी ट्रांजेक्शन है वो सेविंग अकाउंट में नोट किया जाएगा। और एक बिजनेस के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, यहां पे वही चीजें लिखा है, भैया बिजनेस ट्रांजेक्शन को बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करो और पर्सनल ट्रांजेक्शन को पर्सनल बुक में। इसका मतलब कि भैया बिजनेस में जो भी लेन देन होगा वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? करंट अकाउंट में, बैंक के। और अगर पर्सन के कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे तो उसको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा? सेविंग बुक अकाउंट में। इसी को बोला जाता है पर्सनल बुक और इसको बोला जाएगा बिजनेस बुक। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है? सिंपल वही चीज कि बिजनेस और ओनर दोनों को यहां पे अलग अलग ट्रीट करो। ठीक है, अब आगे क्या देखिए क्या लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है द कंसेप्ट अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये कंसेप्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है कि भैया अगर वो सोल प्रोप्राइटर है, नंबर 2 अगर वो पार्टनरशिप है,
या कॉर्पोरेट एंटिटी है, तीनों इस पे ये कंसेप्ट अप्लीकेबल होगा। सिंपल ध्यान में रखना कि भैया सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या बड़ी बड़ी कंपनी, इन तीनों पे ये कंसेप्ट अप्लीकेबल होता है। अब ये कंसेप्ट बनाया क्यों गया, ये थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। देखिए यहां पे क्या लिखा है, ठीक है, द कंसेप्ट हेल्प कीपिंग बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम, ठीक है, इन्फ्लुएंस द पर्सनल अफेयर ऑफ ओनर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मान लो कि टाटा मोटर्स ने कोई कार बनाया, ठीक है, और किसी पर्सन ने वो कार खरीदा, शोरूम से जस्ट निकला, कार का ब्रेक फेल था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब बहुत बवाल हो गया कि यार कार नहीं परचेस किया, कार बाहर लेते बराबर एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ब्रेक फेल थे। अब एक आम जनता या पब्लिक किसको दोष देगी इसको, शायद कंपनी के ओनर को, राइट। बट एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या करता है, यहाँ पे ओनर को प्रोटेक्ट करता है। क्या बोलता है कि भैया अगर कोई भी गलती बिजनेस में हुई है तो इसका सिंपल ये मतलब नहीं है कि वो गलती ओनर ने ही किया है, हो सकता है कि उनके मैनेजमेंट टीम से गलती हुई हो। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ है, पब्लिक तो जिम्मेदार मानेंगी रतन टाटा को या कोई बिजनेसमैन को, बट लॉ के हिसाब से क्या है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। तो अगर बिजनेस में कोई भी चीज हुई है तो डायरेक्टली उसके लिए ओनर जिम्मेदार नहीं रहेगा, देखा जाएगा कि वो फ्रॉड किया किसने है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही, इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, ये आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि बिजनेसमैन 7 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, ठीक है, 5 लाख रुपए की उसने मशीन परचेस किया और 2 लाख रुपए उसके बचे। ये एक एग्जांपल सिर्फ पढ़ने के लिए है, ठीक है, मेन इसका थ्योरी समझ में रखना। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये समझिए मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट ओनली दोस ट्रांजेक्शन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका कोई ना कोई मॉनेटरी इंप्लीकेशन है। अकाउंटेंसी की जरूरत क्या है बच्चों, जहां पे पैसा वहां पे अकाउंट, जहां पे पैसा ही नहीं है वहां पे अकाउंटिंग की जरूरत है क्या, नहीं। तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है, जहां पे मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करो। जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं है वहां पे अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, उसको आप अलग से रिकॉर्ड मत करो। एक एग्जांपल, पहले के टाइम पे जब ट्रांजेक्शन होता था तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम आप लोगों को पता है, यहाँ पे एक के सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता क्योंकि पैसा नहीं था। तो बार्टर सिस्टम में क्या अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती थी क्या, नहीं, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो नॉन मॉनेटरी नेचर का था। पर जब करेंसी आई, ठीक है, करेंसी आने के बाद हम लोगों को कोई भी सामान अगर परचेज करना है तो हमको देना पड़ता है यहाँ पे पैसा, करेक्ट। अब पैसा देना है तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। और ये कंसेप्ट वही बोलता है कि भैया अकाउंटिंग में ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो जो जो हो इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल, ये ध्यान में रखना। जैसा कि ये देखिए, बिजनेस ओइंग अ फैक्ट्री, एक बिजनेसमैन ने एक फैक्ट्री परचेज किया, ठीक है, उसका लैंड है 1 एकड़ का, बिल्डिंग उन्होंने बनाई 2 फ्लोर की, ठीक है, 20 कंप्यूटर है और 10 उसके पास मशीन है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है, ये सारी चीजें उसने परचेज किया। अब इसको हम लोग अकाउंटिंग में कब रिकॉर्ड करेंगे, जब इसका कोई मॉनेटरी इंप्लीकेशन हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट्री का प्राइस मान के चलो 50 करोड़ है, लैंड का प्राइस है 30 करोड़, बिल्डिंग का प्राइस है 15 करोड़, कंप्यूटर है 10 लाख रुपए के और मशीन है, ठीक है, 10 करोड़ रुपए के। तो इन सबको आप क्या करोगे, आप ये सब का कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, इसलिए इसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। अगर किसी चीज का मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उसको आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज है कि जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं रहता। आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखिए, द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए ट्रांजेक्शन इन इवेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एम्प्लॉय एक तरीके का एसिड्स, बिजनेस के लिए एम्प्लॉय क्या है, एक तरीके का एसिड्स। बट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसीलिए एम्प्लॉय को हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पे वही चीजें लिखा है, देखो, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर नो डाउट एसिड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट, ठीक है, बट देयर मेजरमेंट मॉनिटरी इज नॉट पॉसिबल, कि भैया उसको मॉनिटरी टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए इसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को बिजनेस एंटिटी और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अच्छे से समझाओ। अभी भी अगर आप लोगों को कोई वर्ड में प्रॉब्लम जा रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।